हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वरनी। तो चलिए आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, परऑक्सीसोम। ठीक है, तो जो परऑक्सीसोम है वह क्या होता है और उनके बारे में डिटेल हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कंटेंट, यानी जो परऑक्सीसोम है उसके अंतर्गत हमें क्या क्या देखना है। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन परऑक्सीसोम के बारे में। सेकेंड, उनकी हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, कि जो परऑक्सीसोम है उनकी खोज कैसे हुई। फिर थर्ड है स्ट्रक्चर ऑफ परऑक्सीसोम, की जो परऑक्सीसोम है उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। फिर अगला है परऑक्सीसोम बायोजेनेसिस, यानी जो परऑक्सीसोम है वह कैसे बना है। ठीक है, उसके बाद है परऑक्सीसोम ऑक्सीडेटिव रिएक्शन, यानी जो परऑक्सीसोम में है उनमें विभिन्न टाइप्स के क्या होते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं और उनमें जो ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस होती है यानी वह प्रोसेस कैसे होती है वो हम देखेंगे। फिर है फंक्शन ऑफ परऑक्सीसोम, यानी जो परऑक्सीसोम है उनके क्या क्या कार्य हैं। लास्ट है कंक्लूजन, यानी इन सब से हमें क्या निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, तो ये सब आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं परऑक्सीसोम का इंट्रोडक्शन, यानी इंट्रोडक्शन, आखिर परऑक्सीसोम क्या है। ठीक है, तो परऑक्सीसोम क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जो कि कहाँ पाया जाता है, जो सेल है उनके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, यानी एक सेल ऑर्गेनेल है जो क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ठीक है, और जो परऑक्सीसोम होती है वो सभी यूकैरियोट्स जो सेल्स होती है उनमें प्रेजेंट होती हैं और इनमें जो राइबोसोम होता है और जो डीएनए होता है वह नहीं पाया जाता है। ठीक है, और इसका जो डायग्राम है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और इसे हम कहते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है और जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वह क्या होती है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल होता है। लेकिन जो परऑक्सीसोम है वह क्या होता है, उनकी तरह सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल नहीं है, क्योंकि इनमें डीएनए भी नहीं प्रेजेंट होते, इनका खुद का जो जीनोम है वह प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्मॉल वेसिकल्स, यानी यह स्मॉल होते हैं और इस तरीके से वेसिकल्स के रूप में इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, परऑक्सीसोम का यूनिक फीचर हम देखें तो यह क्या करते हैं कि जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होती है उनको ब्रेक करने के लिए जो भी पाचन एंजाइम होती हैं वह परऑक्सीसोम में प्रेजेंट होती है और इसके साथ ही जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है तो इनके लिए जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम हैं वह भी किसमें प्रेजेंट होती हैं, परऑक्सीसोम में। ठीक है, एंजाइम, इनमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम भी इनमें प्रेजेंट होती हैं जो विभिन्न जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनको कराते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो परऑक्सीसोम होता है वह क्या होता है, इंडिविजुअल ऑर्गेनेल्स के रूप में भी पाया जाता है, यानी एक सिंगल जो भी साइटोप्लाज्म होती है सेल की तो इनमें एक इंडिविजुअल ऑर्गेनेल्स के रूप में इस तरीके से प्रेजेंट हो सकता है, या फिर इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स के रूप में भी यह प्रेजेंट हो सकता है। यह जो इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, परऑक्सीसोम रेटिकुलम। ठीक है, तो परऑक्सीसोम रेटिकुलम जो लीवर सेल्स होती है उनमें इस तरीके से इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, तो जो परऑक्सीसोम रेटिकुलम कैसे बनता है, यह जो परऑक्सीसोम होती है उनमें क्या होता है, इनके मध्य ट्रांजिट या जो परमानेंट कनेक्शन होती हैं, परमानेंट, ठीक है, तो इन दोनों के मध्य जो परऑक्सीसोम्स हैं उनके मध्य क्या होगी, ट्रांजिट या परमानेंट कनेक्शन होंगी और यह किसका निर्माण करते हैं, जो इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स का निर्माण करते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, परऑक्सीसोम रेटिकुलम। ठीक है, और जो नया परऑक्सीसोम बनता है वह इनके विखंडन से या कलिकायन द्वारा भी जो नए परऑक्सीसोम है उनका फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, और ये कहाँ होंगे, जो लीवर सेल्स होती हैं उनमें इस तरीके से पाए जाते हैं। इसके आगे हम देखते हैं कि यह सबसे अधिक किसमें पाए जाते हैं, डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन। इनमें क्या हो सकता है, एक होगा लिवर और है किडनी।
तो जो लीवर है और जो किडनी की सेल्स है उनमें सबसे अधिक मात्रा में क्या होती है, पेरोक्सीसोम पाए जाते हैं। और आगे हम देखेंगे कि जो भी प्लांट्स हैं उनमें भी ये प्रेजेंट होती है, जो एनिमल्स हैं, लेकिन इनके सहित क्या जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें ही ये क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। अगर हम देखेंगे तो पेरोक्सीसोम कहाँ पाया जाता है, जैसे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया या जो क्लोरोप्लास्ट होती है, इनसे क्लोज एसोसिएशन होती है, या फिर इनके पास या फिर यह फ्रीली क्या होते हैं, फ्लोट करते हुए पाए जाते हैं। तो ये हो गया पेरोक्सीसोम। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पेरोक्सीसोम की हिस्ट्री के बारे में कि यानी जो पेरोक्सीसोम है उनकी खोज किसने की थी। तो बेसिकली हम देखते हैं कि सबसे पहले जो रोडिन थे उन्होंने क्या किया, 1954 में जो माइक्रोबॉडीज़ था उनका वर्णन किया था। अब माइक्रोबॉडी क्या होता है कि जो भी यह इम्पॉर्टेंट जो सेल ऑर्गेनेल है वो कहाँ होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, और इसके अंतर्गत जो ग्लाइकोसोम होती हैं, ग्लाइकोसोम और जो पेरोक्सीसोम है, पेरोक्सीसोम, तो ग्लाइकोसोम और पेरोक्सीसोम इसी माइक्रोबॉडीज फैमिली के अंतर्गत आते हैं। तो इनके बारे में इन्होंने नहीं बताया, इन्होंने बस 1954 में क्या किया था, माइक्रोबॉडीज के रूप में इनका वर्णन किया था। उसके बाद हम देखते हैं जो क्रिश्चियन ड्यूव है, इन्होंने 1965 में जो पेरोक्सीसोम है उनके पेरोक्सीसोम नाम दिया, यानी हम देखेंगे तो इन्होंने ही जो पेरोक्सीसोम है उसकी मूल रूप से खोज की। ठीक है, 1965 में। और क्यों इन्हें पेरोक्सीसोम नाम दिया गया, क्योंकि इनमें जो विभिन्न ऑक्सीडेजेस थे वह प्रेजेंट थे, और ये क्या करते हैं, जो भी हाइड्रोजन एटम होती हैं उन्हें जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है उनमें ट्रांसफ़र करते हैं और H2O2 बनाते हैं, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो यह प्रोसेस हम आगे देखेंगे कि यह एक्चुअली होता क्या है और करता क्या है। ठीक है, तो इनके आधार पर इन्होंने इसे पेरोक्सीसोम नाम दिया। तो ये हो गया इनकी हिस्ट्री के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं पेरोक्सीसोम के स्ट्रक्चर के बारे में कि जो पेरोक्सीसोम है उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसका जो कलर डायग्राम है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं क्या होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, और क्या है, स्मॉल वेसिकल्स हैं, यानी साइज में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। इस तरीके से यह होते हैं, जैसे कि आप स्ट्रक्चर भी इसका देख सकते हैं। और इसका जो साइज होता है वह डिफरेंट हो सकता है। जैसे अगर हम देखें तो यह 0.5 से लेकर 1 म्यू माइक्रोन डायमीटर का हो सकता है। और यह क्या है, डाइवर्स ऑर्गेनेल है, यानी जो विभिन्न सेल्स हैं उनके फंक्शनल और जो भी मेटाबॉलिक स्पेशलाइजेशन के आधार पर, उनकी विशेषता के आधार पर क्या होती है कि जो पेरोक्सीसोम है उसकी हाई डिग्री रिपोर्ट की गई है, यानी यह अलग अलग जो सेल्स हैं उनमें अलग अलग साइज या उनकी संख्या में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो यह क्या है, डाइवर्स ऑर्गेनेल है। जैसे अगर हम देखें कि जो ट्रिपेनोसोमास होता है, इनमें क्या होता है कि इनमें जो ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं वह कहाँ होते हैं, ग्लाइकोसोम में होते हैं। और ग्लाइकोसोम नामक यानी ग्लाइकोसोम एक विशेष पेरोक्सीसोम है। तो ग्लाइकोसोम क्या है, जो मेम्ब्रेन से इंक्लोज्ड एक ऑर्गेनेल है, जो कि ऐसा माना जाता है कि इसका जो विकास है वह किससे हुआ है, पेरोक्सीसोम से ही हुआ है। ठीक है, तो इनमें जो ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम होते हैं वह ग्लाइकोसोम में होते हैं, और इनका विकास पेरोक्सीसोम से ही हुआ है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, उसी में अगर हम देखें कि जो फिलामेंटस एस्कोमाइसीटीज है, जो फंजाई है, इनमें जो भी एंजाइम होती हैं वह एक विशेष प्रकार के पेरोक्सीसोम, जिसे हम क्या कहते हैं, वोरोनिन बॉडीज़ कहते हैं, इनमें प्रेजेंट होती है। और ये क्या होता है, डेंस कोर माइक्रो बॉडी होती है। तो इससे हम कह सकते हैं कि यह क्या होता है, एक डाइवर्स ऑर्गेनेल है, और जो सेल की एनर्जी की नीड के आधार पर, उनकी विशेषता के आधार पर, यानी उनकी आवश्यकता के आधार पर अगर हम देखें तो इनकी जो नंबर होती है, यानी इनकी जो संख्या है वह अलग अलग हो सकते हैं, इनका जो माप है वह भी डिफरेंट हो सकता है। तो अगर हम देखेंगे पेरोक्सीसोम सबसे अधिक इनमें पाया जाता है, जो भी डिटॉक्सिफाइंग
हैं, जैसे क्या हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, तो इनमें यह सबसे अधिक पाए जाते हैं। यह डाइवर्स ऑर्गेनेल है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि यह सभी जो यूकैरियोटिक सेल हैं उनमें प्रेजेंट होती हैं, और यह क्या होंगे, इंडिविजुअल ऑर्गेनेल्स के रूप में। इसे मैंने अभी भी बताया कि इंडिविजुअल ऑर्गेनेल के रूप में या फिर पैराक्सीसोम रेटिकुलम के रूप में होते हैं। पैराक्सीसोम रेटिकुलम के रूप में जो भी सेल है उनके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इनमें सबसे बाहरी लेयर होती है फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, यानी यह क्या है, यह सबसे बाहर अगर हम देख रहे हैं तो इस तरीके से जो लेयर है वो क्या है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है और इनकी बाइलेयर प्रेजेंट होती है, और यह अंदर जो मैट्रिक्स है उनको इंक्लोज किए हुए होती है। अगर जो फास्फोलिपिड्स है इनका सिंथेसिस कहाँ होता है, तो इनका सिंथेसिस जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनमें होता है, और इनमें जो मेम्ब्रेन बाउंड भी प्रोटीन भी इनमें प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये क्या है, प्रोटीन्स है जो ट्रांसपोर्ट का काम करती है, ठीक है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि जो डीएनए होता है, राइबोसोम होता है, वह प्रेजेंट नहीं होता है, तो यह सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल नहीं है, और इनमें विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, एंजाइम्स पाए जाती हैं। जो भी ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, उनके लिए इनमें एंजाइम प्रेजेंट होती हैं। और अभी तक जो 60 ज्ञात एंजाइम, यानी अभी तक 60 एंजाइम्स के बारे में हमें ज्ञात हुआ है। इसमें अगर मैट्रिक्स में हम देखेंगे तो इस तरीके से क्या होती है, एंजाइम प्रेजेंट होती हैं, और जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम होती हैं तो वह क्या होती है, इस तरीके से उनका कॉम्प्लेक्स यानी स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्रिस्टलिन कोर कहते हैं, जिनमें ही जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम है वह प्रेजेंट होती हैं, यानी यही क्या बना लेती हैं, क्रिस्टलिन कोर बना लेती हैं, ठीक है। तो इनमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम जैसे जो माइटोकॉन्ड्रिया हो गई उनकी तरह ही इनमें जैसे कैटेलेज एंजाइम है, ऑक्सीडेजेज एंजाइम है, तो ये सारे जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम है वह क्या होती हैं, प्रेजेंट होती है और विभिन्न प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती है। लेकिन इनमें जो एंजाइम होती हैं वह माइटोकॉन्ड्रिया के जो एंजाइम्स हैं उनसे भिन्न होते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं पैराक्सीसोम का बायोजेनेसिस। ऑक्सीसोम बायोजेनेसिस यानी जो पैराक्सीसोम है वह कैसे बना है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो पैराक्सीसोम होती हैं इनकी सभी जो प्रोटीन्स होती हैं वह कहाँ सिंथेसाइज होती है, साइटोसोल में, यानी इनमें खुद का तो डीएनए नहीं होता है, तो इनमें जो सभी प्रोटीन्स होती हैं चाहे वो मैट्रिक्स की होंगी या मेम्ब्रेन की प्रोटीन होंगी, वह कहाँ होती हैं, जो भी सेल्स होती हैं उनमें 18S राइबोसोम जो पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। तो इन 18S राइबोसोम पर यह सिंथेसाइज होती है और इनके द्वारा इंकोड की जाती है, जो न्यूक्लियस के जीन हैं उनके द्वारा इंकोड की होती है, ठीक है। और यह साइटोसोल में क्या होती है, सिंथेसाइज्ड होती है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो पैराक्सीसोम बायोजेनेसिस है तो इसके बारे में बताया गया है कि इनका विकास किस तरीके से हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रोथ एवं डिवीज़न मॉडल, यानी जो भी माइटोकॉन्ड्रिया है और जो प्लास्टिड है उनकी तरह, यानी माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का विकास कैसे होता है, जो भी पहले से प्रेजेंट है उनसे ग्रोथ एवं डिवीज़न के द्वारा, ग्रोथ एवं डिवीज़न के द्वारा। तो यह बताया गया कि यह भी पैराक्सीसोम क्या होता है, जो पहले से प्रेजेंट है उनमें ही ग्रोथ एवं डिवीज़न के द्वारा नए पैराक्सीसोम बनते हैं। एक यह बताया गया था और दूसरा यह बताया गया था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनमें डी नोवो बायोजेनेसिस मॉडल, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, डी नोवो बायोजेनेसिस
मॉडल। तो इसमें क्या होता है, इसमें यह बताया गया कि जो नए पैरोक्सिसोम बनते हैं वह किससे बनते हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके प्री ऑक्सिमल वेसिकल्स के द्वारा यह बनते हैं। तो यह दोनों ही पहलू क्या है, सही है। इन दोनों को ही ध्यान में रखते हुए तो हम देखते हैं कि पैरोक्सिसोम का बायोजेनेसिस किस तरीके से हुआ है। ठीक है, तो इसकी जो प्रोटीन्स होती हैं वह कहाँ सिंथेसाइज होंगी, साइटोसोल में। तो सबसे पहले क्या होता है, जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है पैरोक्सिसोम की, मेम्ब्रेन प्रोटीन, तो यह मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या होती है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनमें सबसे पहले डाले जाते हैं। यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनमें यह मेम्ब्रेन प्रोटीन डाले जाते हैं, जहां इनका एक विशेष रीजन में इनका सॉर्टेड होता है और इससे क्या बनता है, प्री पैरोक्सिमल ER, प्री पैरोक्सिसोमल ER, इसे हम क्या कहते हैं, प्री पैरोक्सिसोमल ER। ठीक है, अब प्री पैरोक्सिसोमल ER होती है, उससे फिर क्या बनते हैं, प्री पैरोक्सिसोमल प्रीकर्सर वेसिकल्स बनते हैं। इस तरीके से अलग अलग जो प्री पैरोक्सिसोमल प्रीकर्सर वेसिकल्स हैं वह बनते हैं और इनसे फिर मैच्योर जो पैरोक्सिसोम है उनका फॉर्मेशन होता है। तो यह कैसे होता है हम देखेंगे कि ER के बाद क्या बन गए, जो प्री पैरोक्सिसोमल वेसिकल्स है वो बन जाते हैं, जो प्रीकर्सर के रूप में काम करते हैं। अब प्रीकर्सर क्या होता है, कोई भी ऐसा पदार्थ जो किसी नए पदार्थ बनने के लिए इनमें भाग लेता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो भी वेसिकल्स बने हुए हैं वह क्या होती हैं, आपस में जुड़ सकती हैं, जो भी प्रोटीन्स हैं उनको, बचे हुए प्रोटीन्स हैं उनको इंपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसमें जब ये आपस में जुड़ जाती हैं तो जो साइटोसोल में क्या होती हैं, पैरोक्सिसोमल जो प्रोटीन्स होती हैं, जो मैट्रिक्स प्रोटीन्स होती है उनको क्या करती है, यहाँ पे यह इंपोर्ट करती है। ठीक है, जो भी मैट्रिक्स प्रोटीन का सिंथेसाइज साइटोसोल में हुआ है उसे यह क्या करती है, यहाँ पे इंपोर्ट करती है और यहाँ पे जो भी पैरोक्सिसोम है उनमें डिवीज़न की जो साइकिल है उनमें यह इंटर करती है और उसके बाद जो भी डॉटर पैरोक्सिसोम है वह बनते हैं और यह एक नए पैरोक्सिसोम में इस तरीके से नए पैरोक्सिसोम में बन जाते हैं। नए पैरोक्सिसोम का निर्माण होता है। इनमें इंपोर्ट करने के बाद यह मैच्योर पैरोक्सिसोम में डेवलप हो जाती है और इनमें दोनों तरीके के प्रोटीन्स होती हैं, जो भी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं और जो भी मैट्रिक्स प्रोटीन है, जो भी साइटोसोल से इन्हें इंपोर्ट कर लिया जाता है। इसके अलावा हमने जो इनका स्ट्रक्चर देखा था, तो जो बाहर की लिपिड की बाइलेयर होती है, तो इस फास्फोलिपिड का सिंथेसिस कहाँ होता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें होता है। तो इस तरीके से जो पैरोक्सिसोम है उनका बायोजेनेसिस हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पैरोक्सिसोम ऑक्सीडेटिव रिएक्शन। यानी हमने देखा कि जो पैरोक्सिसोम है, ठीक है, उनमें विभिन्न एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो इन एंजाइम में क्या कार्य हैं और कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनमें जो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल होती है उनके लिए एंजाइम यहाँ प्रेजेंट होती हैं और यह एंजाइम क्या करती हैं, जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होती हैं उन्हें कार्बोहाइड्रेट में चेंज करती है। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, ग्लाइऑक्सिसोम कहते हैं और ये कहाँ पाई जाती हैं, प्लांट सेल्स में पाई जाती हैं और विशेषकर जो भी जर्मिनेटिंग सीड्स होती हैं उनके सेल्स में यह पाई जाती है। तो जो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल क्या होता है, यह जो ट्राईकार्बोक्सी साइक्लिक एसिड जो साइकिल है उनका एक स्पेशल वेरिएंट है, जो क्या करता है, जो भी ग्लूकोज होती है उनके एब्सेंट में, यानी ग्लूकोज के एब्सेंट में जो भी कार्बनिक जो भी कंपाउंड होती हैं, जो भी कार्बनिक यौगिक होती हैं उनका यूटिलाइजेशन अलाउ करती है। ठीक है, तो यह ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल जो कहाँ होता है, प्लांट सेल्स में ही होगा और जो एनिमल्स हैं या जो ह्यूमंस हैं उनके जो भी टिश्यूज़ हैं उनमें यह एब्सेंट होती हैं और जो प्लांट्स होती हैं, बैक्टीरिया होती हैं, फंजाई होती हैं एंड जो प्रोटिस्ट होती है उनमें यह पाए जाते हैं और यह जो भी इनके जो एंजाइम्स हैं वह पैरोक्सिसोम में प्रेजेंट होती है और इस ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो पैरोक्सिसोम हैं उनमें विभिन्न प्रकार के ऑक्सीडेटिव
रिएक्शंस होती हैं। तो इन ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस के लिए जो एंजाइम होती हैं वो क्या हो गया, कैटेलेस, ऑक्सीडेसेस, ये सब क्या है, एंजाइम इनमें प्रेजेंट होती हैं। तो इनमें जो मुख्य ऑक्सीडेटिव जो रिएक्शंस होती है उनका मुख्य कार्य क्या होता है, जो भी फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स होती है उनको तोड़ना होता है। ठीक है, तो यह फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स को यह एंजाइम तोड़ते हैं और इनमें हम देखेंगे कि जो भी फैटी एसिड्स होती है, जो एमिनो एसिड होती हैं, जो भी सेल में प्रेजेंट होती हैं, तो इन फैटी एसिड और एमिनो एसिड को इन एंजाइम के थ्रू क्या किया जाता है, ऑक्सीकृत किया जाता है और क्या बनाते हैं, H2O2 बनाते हैं। यानी इस रिएक्शन के थ्रू क्या बनता है, इनके ऑक्सीकरण जब किया जाता है तो इनसे क्या बनता है, H2O2 बनता है। ठीक है, H2O2 क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इन हाइड्रोजन परऑक्साइड के नाम पे ही इसका नाम परऑक्सीसोम रखा गया है। और जब ये हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है तो यह क्या है, यह टॉक्सिक होता है, यानी यह क्या होता है, टॉक्सिक होता है। तो इसके लिए यानी यह टॉक्सिक होता है, यह किसी भी मॉलिक्यूल से तेज़ी से क्या कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है। इसके लिए क्या करते हैं कि जो भी इनमें एंजाइम प्रेजेंट होती हैं, जो कैटेलेस एंजाइम होता है वह क्या करता है, इस H2O2 को वाटर और जो भी O2 मॉलिक्यूल्स होती है उनमें यह चेंज कर देती हैं, जिससे यह जो इनकी टॉक्सिसिटी होती है वह कम हो जाती है। तो इस तरीके से एक स्थान क्या करते हैं, इन्हें प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर इनका कैटेलाइज जो एंजाइम होती हैं उनके थ्रू इनका विघटन होता है और इनकी जो टॉक्सिसिटी है वह कम हो जाती है। तो इसे हम आगे रिएक्शन के थ्रू देखेंगे कि एक्चुअली कैसे होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो परऑक्सीसोम में जो भी एंजाइम्स होती हैं वह प्रेजेंट होती हैं, जो विभिन्न ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस होती है उनके लिए इम्पॉर्टेंट होती है। अब ये एंजाइम क्या करते हैं, जो भी कार्बनिक सबस्ट्रेट है, यानी कोई भी हम कार्बनिक सबस्ट्रेट ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, RH2। ठीक है, तो इस कार्बनिक सबस्ट्रेट से जो भी हाइड्रोजन एटम्स हैं इनको हटाने के लिए जो भी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होती है O2 उसका उपयोग करते हैं। तो यह प्रोसेस कैसे होती है कि इनमें जो परऑक्सीसोमल ऑक्सीडेसेस एंजाइम जो होते हैं वे क्या करते हैं, किसी भी कार्बनिक सबस्ट्रेट, यानी कोई भी कार्बनिक सबस्ट्रेट हो सकता है, जिससे जो हाइड्रोजन एटम्स को कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होती है, यानी जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है O2 इसमें क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे यह क्या बन जाता है, H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, तो यह हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाता है। अब हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में हमने देखा था कि यह क्या होता है, टॉक्सिक होता है और यह जल्दी ही किसी भी मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर सकता है। तो अब इस हाइड्रोजन परऑक्साइड को तोड़ना भी क्या है, ज़रूरी है। तो इसमें क्या करते हैं, जो कैटेलाइज जो अन्य एंजाइम द्वारा जो H2O2 बना हुआ है उसे क्या करते हैं, इनका उपयोग जो भी अन्य सबस्ट्रेट हैं उनको ऑक्सीकृत करने के लिए करते हैं, उनके ऑक्सीडेशन के लिए करते हैं। अब इनमें सबस्ट्रेट क्या हो सकता है, जैसे फिनॉल हो गया, फार्मिक एसिड हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, अल्कोहल हो गया। तो इनका ऑक्सीडेशन में जो H2O2 है उसका क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, या फिर डायरेक्टली जो कैटेलेस एंजाइम होता है वह क्या करता है, इस हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी H2O2 को क्या करता है, वाटर और ऑक्सीजन में तोड़ देता है, जिससे यह टॉक्सिसिटी इसकी कम हो जाती है। ठीक है, तो इसमें कोई भी सबस्ट्रेट हो सकता है। तो यह सामान्य तौर पर अगर हम देखेंगे तो यह रिएक्शन 2 एंजाइम्स के द्वारा हो सकता है, जैसे परऑक्सीडेटिव रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो भी परऑक्सीडेसेस एंजाइम होता है, ठीक है, यह परऑक्सीडेसेस एंजाइम है जो कि परऑक्सीसोम में प्रेजेंट होता है। अब यह क्या करता है, जो भी यहाँ पे H2O2 बना था, हाइड्रोजन परऑक्साइड बना था, उसे क्या करता है, अन्य सबस्ट्रेट के साथ उनका उपयोग करता है अन्य सबस्ट्रेट के ऑक्सीडेशन के लिए। ठीक है, इनमें यह सबस्ट्रेट है
जो कुछ भी हो सकता है, जैसे फिनॉल हो सकता है, फार्मिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड या अल्कोहल, ठीक है, यहाँ पे हम ले सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनकी ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होती है, जिससे क्या होती है, सबस्ट्रेट अलग हो जाते हैं, इनसे वाटर बनता है। तो यह रिएक्शन मुख्य रूप से कहाँ होता है, जो लीवर होती है, जो किडनी सेल्स होती है, उनमें होता है। तो परऑक्सीसोम में क्या करते हैं, जो भी ब्लड के फ्लो में जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस आ जाते हैं, तो उन सब्सटेंसेस यानी जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस आते हैं, उन्हें इस रिएक्शन के द्वारा हटाया जाता है, ठीक है। इन रिएक्शंस के द्वारा उन्हें विषमुक्त कर देते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो भी हम एथेनॉल पीते हैं, तो उनका लगभग एथेनॉल, तो इनका लगभग 25% इसे एसिटिल्डिहाइड में यह कन्वर्ट कर देता है। और इसके बाद भी यहाँ H2O2 का उपयोग हो गया। इसके बाद भी जो अतिरिक्त H2O2 जो होते हैं, वह अगर सेल्स में क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो कैटेलेस एंजाइम होता है, यह डायरेक्टली क्या करता है, इस एंजाइम के द्वारा जो H2O2 है उसे H2O और O2 में तोड़ देता है, जिससे इसकी टॉक्सिसिटी कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से इनमें ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होती हैं। और जो परऑक्सीडेसेस है वह अन्य सबस्ट्रेट का यूज़ करता है, लेकिन जो कैटेलाइज है वह डायरेक्टली जो अतिरिक्त जमा हो गए थे H2O2 जो भी सेल के लिए टॉक्सिक हैं, तो उन्हें क्या करता है, H2O और O2 में तोड़ देता है, ठीक है। तो यह इस तरीके से मैंने इन्हें सरल से सरल तरीके से बताने की कोशिश की है। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता है तो आप वीडियो रिवाइज करके देख लीजिएगा, जिससे आपको यह प्रोसेस अच्छे से समझ में आ जाए। लास्ट में हम देखते हैं इनके फंक्शंस के बारे में, यानी परऑक्सीसोम के क्या क्या कार्य हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। तो जो भी इनमें ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस हैं, उनके में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, बीटा ऑक्सीडेशन। और यह क्या होता है, जो भी मैमल्स होती हैं उनमें यह माइटोकॉन्ड्रिया और परऑक्सीसोम दोनों में यह होती हैं, लेकिन जो प्लांट्स होती है उनमें केवल परऑक्सीसोम में यह प्रोसेस होती है, ठीक है। तो बीटा ऑक्सीडेशन में क्या होता है, तो इनमें क्या होता है कि जो भी फैटी एसिड्स होती हैं उनके एल्काइल चेन से जो भी 2 कार्बन एटम्स होती हैं उन्हें ब्लॉक करके इन्हें क्या होता है, क्रमिक रूप से क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं, जिससे क्या होता है, यह एसिटिल को एंजाइम में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब यह एसिटिल को एंजाइम क्या है, जो विभिन्न बायोसिंथेटिक रिएक्शंस होती है उनके लिए इनका उपयोग किया जाता है। और यह क्या होती हैं, जो यह प्रोसेस कहाँ हो रही है, परऑक्सीसोम में। और यह परऑक्सीसोम में जो साइटोसोल है उनमें साइटोसोल में निर्यात कर लिए जाते हैं, जिससे फिर यह क्या होती है, इनके जो बायोसिंथेटिक रिएक्शंस हैं उनके लिए उपयोग होती है। तो इस फैटी एसिड को हम देखेंगे तो यह अनेक कार्य करते हैं। तो फैटी एसिड क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर करके भी रखते हैं। तो हम देखते हैं जो ग्लूकोज होता है, जब ग्लूकोज क्या होता है, प्रेजेंट नहीं होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी फैटी एसिड्स होती हैं वह सेल को एनर्जी देने का काम करती हैं। तो इस तरीके से जो बीटा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है वह कहाँ होगी, परऑक्सीसोम में होती है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है। और इनके लिए जो भी महत्वपूर्ण एंजाइम्स है वह परऑक्सीसोम में ही प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं फोटो रेस्पिरेशन एंड ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। तो इसके बारे में मैंने अभी पहले ही बताया। और जो फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, जो भी प्लांट्स की लीफ में होती है, तो उनमें भी उस प्रोसेस में भी परऑक्सीसोम क्या है, इन्वॉल्व हैं। इनके लिए 3 सब सेल्यूलर कंपार्टमेंट जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गए, परऑक्सीसोम हो गए और माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये सारे क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। जब फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस देखेंगे तो हम इसे डिटेल में देखेंगे, ठीक है। फिर है H2O2 मेटाबॉलिज्म, यानी जो भी H2O2 है उनके प्रोडक्शन के लिए
और इनको तोड़ने के लिए यानी इन्हें टॉक्सिक जो भी H2O2 है उन्हें H2O और O2 में तोड़ने के लिए भी परऑक्सीसोम में एंजाइम प्रेजेंट होती हैं, जैसे कैटेलेज एंजाइम। और जो भी परऑक्सीडेजेज एंजाइम होती हैं वो जो H2O2 को क्या करती हैं, इन्हें तोड़ने का काम करती हैं। और यह सेल के लिए जो टॉक्सिक होती हैं यानी ये एक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है, तो इसे इनकी टॉक्सिसिटी को कम करते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं लिपिड बायोसिंथेसिस। तो इनमें जो कोलेस्ट्रॉल है और जो डोलिकॉल है इनका सिंथेसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो परऑक्सीसोम होती है इन दोनों में होता है। इसके अलावा हम देखेंगे जो प्लाज्मेलोजेंस होते हैं, प्लाज्मेलो जो भी कहें, प्लाज्मेलोजेंस होती हैं, इनके सिंथेसिस के लिए का सिंथेसिस भी कहाँ होता है, इन परऑक्सीसोम में ही होता है। यह फॉस्फोलिपिड की ही एक फैमिली है, फॉस्फोलिपिड। और ये कहाँ होता है, जो भी हार्ट होती हैं, जो भी ब्रेन के टिश्यूज़ होती हैं उनका मेम्ब्रेन कंपार्टमेंट है। और इसमें अगर हम देखेंगे कि इनकी कमी से जो भी नर्व सेल्स होती हैं उनके माइलिनेशन में नर्व सेल जो होती है उनके माइलिनेशन में असमानताएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण यह क्या होता है, जो भी न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ होती हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसीज़, तो इनके कारण क्या होता है, जो भी न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ होती है उनका भी के लिए भी यह क्या होती है, उनका कारण बनती है, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यानी इस प्लाज्मेलोजेंस का सिंथेसिस मुख्य रूप से कहाँ हो रहा है, परऑक्सीसोम में होता है, जो कि हार्ट एवं ब्रेन टिश्यूज़ का इम्पॉर्टेंट मेम्ब्रेन है। ठीक है, और यह फॉस्फोलिपिड का ही फैमिली है। और इसमें अगर इसकी कमी से क्या होंगी, जो भी नर्व सेल्स होंगी उनके माइलिनेशन में असमानताएं उत्पन्न होंगी और जो न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ है उनका कारण बनेंगी। यानी परऑक्सीसोम का विकास से जो भी न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ है वो होती हैं। तो हम देख सकते हैं कि यह कितना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे है सीड जर्मिनेशन। तो सीड जर्मिनेशन के लिए कहाँ होगा, प्लांट में ही। और इसके लिए क्या होती है, जो स्टोर्ड फैटी एसिड होती है उन्हें क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट में चेंज करते हैं। तो इनके लिए इनमें एंजाइम प्रेजेंट होती हैं। और फैटी एसिड का कार्बोहाइड्रेट में चेंज होना ये केवल किस में होता है, प्लांट्स में होता है। और यह जो भी प्लांट्स होती हैं, यानी जो भी प्लांट्स ग्रो कर रही हैं, अंकुरित प्लांट्स होती है, उनके लिए एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, एनर्जी और जो भी रॉ मटेरियल्स हैं वह प्रोवाइड करती हैं। तो इनके लिए जो भी एंजाइम है जो फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट में चेंज करती हैं वह कहाँ होंगी, परऑक्सीसोम में ही होती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो परऑक्सीसोम है उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। लास्ट है कंक्लूजन। तो इससे कंक्लूजन यही निकलता है कि जो परऑक्सीसोम है वह क्या करते हैं, बेसिकली जो भी H2O2 है उनका प्रोडक्शन करते हैं और इन H2O2 का विभिन्न ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस के लिए इनका उपयोग भी करते हैं। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा जो H2O2 सेल में बच जाते हैं उन्हें जो भी कैटेलेज एंजाइम द्वारा इन्हें क्या कर लिया जाता है, H2O और O2 में तोड़ दिया जाता है। और जिससे जो भी H2O2 है उन्हें H2O और O2 में तोड़ दिया जाता है टॉक्सिसिटी कम करने के लिए। ठीक है, तो इनके आधार पर ही इनका नाम परऑक्सीसोम रखा गया। इसके अतिरिक्त इनमें अभी हमने फंक्शन देखा कि विभिन्न प्रकार के लिपिड का सिंथेसिस भी इनमें होता है। और जो बीटा ऑक्सीडेशन की क्रिया है, ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस है, फोटो रिस्पिरेशन है, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल है, सीड जर्मिनेशन है, तो इन सब के लिए परऑक्सीसोम क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं। और ख़ासकर जो नर्व सेल्स के माइलिनेशन के लिए जो प्लाज्मेलोजेंस होती है उनका सिंथेसिस भी कहाँ होता है, परऑक्सीसोम में ही होता है। ठीक है, तो ये सारे हो गए इनके फंक्शंस के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो परऑक्सीसोम है उनसे रिलेटेड कौन कौन से MCQs हैं और उनका कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी या कोई भी प्रॉब्लम्स हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आप इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इसका जो नोट है उसका PDF का लिंक भी आपको मिल जाएगा, आप उससे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।
ठीक है।